आज हम पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। पहले ये समझे कि बैंड क्या चीज़। बैंड मतलब हम साधारण भाषा में देखते हैं तो बैंड का मतलब होता है पट्टी या पट्टा। जब हम परमाणुीय कक्षकों को देखते हैं तो वे आपस में एक दूसरे से जुड़कर अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन अणु कक्षकों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, यानी ऊर्जाओं में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए ये बहुत अधिक दूर नहीं होते हुए एक बैंड या पट्टे जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम बैंड कहते हैं। जब ये बैंड संयोजी कक्षाओं से मिलकर बना होता है। संयोजी कक्षा मतलब बाह्यतम कक्षा। इनसे मिलकर के बना होता है तो ये बैंड कहलाता है संयोजकता बैंड। और जब ये रिक्त पड़े हुए या जो अतिव्यापित नहीं हो पाते हैं उन कक्षकों के द्वारा बनता है तो उसे हम चालन बैंड कहते हैं। दोबारा देखें, हमने कक्षा 11th के अंदर पढ़ा था कि परमाणुीय कक्षक जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अतिव्यापन द्वारा अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन अणु कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए वे एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। बहुत निकट होने के कारण एक पट्टेनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम बैंड कहते हैं। अगर वो पट्टा या वो बैंड संयोजी कक्षाओं या बाह्यतम कक्षा के कक्षकों से मिलकर के बना है तो वो कहलाएगा संयोजकता बैंड। और अगर वो रिक्त पड़े हुए या अतिव्यापित कक्षकों से मिलकर के बना है, जिन्होंने अतिव्यापन में भाग नहीं लिया है, तो उन कक्षकों से मिलकर बना है तो वो कहलाता है चालन बैंड। अब इन्हीं दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य, उसी ऊर्जा के अंतर के आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा हुआ है। हमने ठोसों को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला हो जाएगा चालक, दूसरा हो जाएगा अर्धचालक, और तीसरा हो जाएगा कुचालक। जब संयोजी और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर नगण्य हो, ऊर्जा अंतराल नगण्य हो, यानी वो दोनों बैंड अतिव्यापित हो रहे हों, दोनों बैंड लगभग अतिव्यापित हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और वो धारा का चलन सुगमतापूर्वक कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल आंशिक होता है और वे अतिव्यापित नहीं होते हैं। तो अतिव्यापित नहीं हो रहे हैं और ऊर्जा अंतराल आंशिक है, मतलब दोनों के बीच में, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर देंगे या जैसे ही हम विद्युत ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो विद्युत ऊर्जा बढ़ाते ही या टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन पहले तो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाना प्रारंभ कर देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। हमने पहले जो परिभाषा देखी थी उसमें भी यही था, 0 केल्विन पर कोई चालन प्रस्तुत नहीं हो रहा था।
लेकिन जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते गए अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती गई। तीसरा होता है कुचालक। कुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य बहुत अधिक अंतर होने के कारण ताप देने पर भी या अत्यधिक ऊर्जा लगाने पर भी किसी प्रकार का धारा का चालन संभव नहीं होता है। इसे एक चित्र की सहायता से देखेंगे। जैसे ये संयोजकता बैंड है और चालन बैंड, चालक बैंड या चालन बैंड इसके साथ अतिव्यापित हो रहा है। तो अतिव्यापन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक इधर से इधर जा सकते हैं। तो जब अतिव्यापन हो रहा हो या बीच की जो दूरी है वो लगभग नगण्य हो, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक इधर जा सकते हैं। तो ये किसको दर्शा रहा है? ये चालक को। यदि ये डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये डिफरेंस के थोड़ा बढ़ने पर, इस अंतराल के थोड़ा बढ़ने पर, ये तो हो गया संयोजकता बैंड, ये हो गया चालन बैंड। जैसे हम टेम्परेचर देंगे इलेक्ट्रॉन इधर जाना प्रारंभ कर देगा। ये कहलाएगा अर्धचालक। और आखिरी जो है उसके अंदर ये तो है चालन बैंड और ये है संयोजी। ये जो डिफरेंस है ऊर्जा अंतराल ये अत्यधिक है, इसलिए ताप का भी कोई प्रभाव नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा कुचालक। तो चालक में हम देख रहे हैं कि संयोजी बैंड या तो अतिव्यापित हो रहा है चालन बैंड के साथ, या वो जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत नगण्य है। तो इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक बिना किसी ताप दाब के आसानी से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। संयोजी बैंड में और चालन बैंड में अगर आंशिक अंतराल हो तो वो कहलाएगा अर्धचालक। इसमें हम ताप देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से सुगमतापूर्वक उसमें या इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब ऊर्जा अंतराल इतना अधिक हो कि ताप देने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाएँ तो उस ठोस पदार्थ को हम किस नाम से जानेंगे? कुचालक पदार्थ के नाम से। अब अगला टॉपिक हम लेंगे क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टल विज्ञान रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टलों की बनावट का अध्ययन करते हैं, उनकी ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं, वो बनते कैसे हैं और किन किन प्रकार से उनका निर्माण होता है, इस बारे में हम उनका अध्ययन करते हैं। मतलब क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें हम उनमें अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रिस्टल की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? क्रिस्टल विज्ञान। पहले हम क्रिस्टल विज्ञान से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखेंगे, वे परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे क्रिस्टल जालक।
क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक का अर्थ है जैसे हम किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं तो वो उसके कमरे जिस त्रिविमीय व्यवस्था में जमे हुए हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उसके कमरे जिस त्रिविमीय व्यवस्था में जमे हुए हैं वो त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाएगी? क्रिस्टल जालक कहलाएगी। यानी किसी भी जालक में या त्रिविम में या अंतरिक्ष में अवयवी कणों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं। किसी भी अंतरिक्ष में किसी भी यौगिक की अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अंतरिक्ष में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। फिर अगली परिभाषा आती है जालक बिंदु। जालक बिंदु का मतलब ये कि ये जो अवयवी कण मिलकर के उस जालक का निर्माण कर रहे हैं, ये सारे अवयवी कण क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। जिन अवयवी कणों से क्रिस्टल बना है वो सब क्या कहलाएंगे? जालक बिंदु। फिर अगला आता है इकाई कोष्टिका, इकाई सेल या यूनिट सेल। मान लीजिए हम एक बिल्डिंग में बैठे हैं, उस बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ है? किसी एक ईंट को बार बार निश्चित व्यवस्था में जमाने पर उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। किसी एक ईंट को बार बार निश्चित व्यवस्था में जमाने पर उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, तो वो ईंट क्या कहलाएगी? एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या इकाई सेल या यूनिट सेल। थोड़ा ऐसे समझ नहीं आया तो उसे बड़े रूप में देखो। एक बिल्डिंग है जिसमें 8-10 कमरे हैं, उस बिल्डिंग का निर्माण किस आधार पर हुआ है? उस एक कमरे के बार बार रिपीट होने पर, एक कमरे के बार बार रिपीट होने पर या 8-10 बार रिपीट होने पर उस बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो वो एक छोटा कमरा क्या कहलाएगा? इकाई सेल, यूनिट सेल, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। यानी किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पर उस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा हो, किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पर उस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा हो क्या कहलाती है? इकाई कोष्टिका, इकाई सेल, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल कहलाती है। क्रिस्टल की छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पर क्रिस्टल का निर्माण हो, जिसकी पुनरावृत्ति पर क्रिस्टल का निर्माण हो क्या कहलाती है? इकाई कोष्टिका, इकाई सेल, यूनिट सेल या एकक कोष्टिका कहलाती है। इसके बाद अगला हम देखेंगे समन्वय संख्या। अगली परिभाषा देखेंगे समन्वय संख्या। अब समन्वय का मतलब होता है तालमेल, जुड़ना। समन्वय संख्या का अर्थ है, ये मान लीजिए एक परमाणु है और ये किसी क्रिस्टल में इन 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है। ठीक है, ये एक परमाणु है और क्रिस्टल में इन 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यानी किसी क्रिस्टल के अंदर कोई परमाणु जितने अन्य परमाणुओं से घिरा होगा वह उस क्रिस्टल में उपस्थित
परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। किसी क्रिस्टल में कोई परमाणु जितने अन्य परमाणुओं से घिरा होगा वह उस क्रिस्टल में उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण लें हम तो NaCl में प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl- आयनों से तथा प्रत्येक Cl- आयन 6 Na+ आयनों से घिरा होता है, इसलिए उसमें Na+ और Cl- की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। लास्ट हम परिभाषा देखेंगे संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का अर्थ है कि क्रिस्टल जालक के जितने प्रतिशत भाग पर संकुलन क्रिस्टल जालक के जितने प्रतिशत भाग पर परमाणु उपस्थित होते हैं या जितना प्रतिशत भाग परमाणु घेर कर रखते हैं उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं। अब कुछ मुख्य बिंदु जो हमारे इस हिस्से में काम आएंगे। एक छोटे से क्रिस्टल को देखते हुए उन मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। ये एक छोटा सा एक क्रिस्टल ले लिया हमने। इस क्रिस्टल में हम क्या देखेंगे? इसके किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे कितने रहेंगे? 12। कोनों की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने कितने रहेंगे? 8। फलक की बात करें 1 2 3 4 5 सामने वाला 6 पीछे वाला, तो फलक कितने हो जाएंगे? 6। अंतः केंद्र बेवकूफ़ों की तरह गिनने की जरूरत नहीं है। किसी भी संरचना का अंतः केंद्र सिर्फ एक ही होता है, बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट। तो अंतः केंद्र कितने हो जाएंगे? 1। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती है। किनारा कितने घनों में कॉमन हो सकता है? ये तो एक घन है। मान लीजिए इसके इधर मैंने एक और घन रख दिया 2, इन दोनों घनों के ऊपर सेम 2 घन और रख दिए, तो ये किनारा कितने घनों में कॉमन हुआ? 4 घनों में। ये किनारा कितने घनों में कॉमन हुआ? इसमें तो आ ही रहा है, जो इधर रखा होगा उसमें भी आएगा, जो ऊपर रखा होगा उसमें भी काउंट होएगा, जो इन तीनों के पीछे बीच में वहाँ रखा होगा उसमें भी काउंट होगा। तो एक किनारा कितने में काउंट होगा? 4। यानी कितने में कॉमन होगा? 4 में। तो अगर उस किनारे के मध्य बिंदु पर कोई गोला रखा है, किनारे के मध्य बिंदु पर कोई गोला रखा है, तो वो गोला कितने घनों के अंदर काउंट होगा? 4 घनों के अंदर। किनारे पर कोई गोला रखा है तो वो गोला कितने घनों में काउंट होगा? 4 घनों में। और 4 घनों में काउंट होगा तो उस गोले का इसमें इस वाले घन में कितना हिस्सा आएगा? 1/4। कितना हिस्सा आएगा? 1/4। इसको इस चित्र से देखने की कोशिश करें। अब हम इस सबसे बाहर वाले घन के इस किनारे की बात कर रहे हैं।
तो ये किनारा कितनों में कॉमन है? एक घन तो ये वाला हो गया सबसे सामने वाला, एक घन इसके बगल वाला हो गया, एक घन इसके ऊपर वाला हो गया और एक घन इसके ऊपर वाला, 4 घन हो गए। अगर इस पर कोई गोला रखा है तो कितनों में काउंट होगा? 4 में। तो उस गोले का इस एक में कितना हिस्सा आएगा? 1/4। इसी तरह कोने की बात करें, ये 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस बीच वाले गोले को देखें, ये जो गोला है कितने घनों में कॉमन आ रहा है? 4 सामने वाले और 4 पीछे वाले, कितनों में कॉमन आ रहा है? 8 में। तो इस सामने वाले एक घन में इसका कितना हिस्सा आएगा? 1/8। कितना हिस्सा आएगा? 1/8। फलक की बात करें, इस फलक के केंद्र पर ही उपस्थित है। जैसे ये दीवार एक फलक है, यहाँ एक गोला है, तो उस गोले का इस कमरे में कितना हिस्सा आएगा? 1/2। बाकी का हिस्सा दूसरे कमरे में चला जाएगा, तो उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/2। और अंतः केंद्र एक ही होता है, इसलिए उसका कितना हिस्सा आएगा? पूरा है। तो बाकी जो जानकारी है वो फिर कल वाले बाकी वीडियो के अंदर देखेंगे।